नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। खबरदार में सबसे पहले आपको खबरदार के लेंस से ही आज की बड़ी खबरें दिखा देते हैं ताकि आप जान सकें कि आज की अच्छी खबरें, चिंताजनक खबरें और आपके काम की खबरें कौन कौन सी। आज की एक बेहद चिंताजनक खबर है मध्य प्रदेश के इंदौर और गुजरात के अहमदाबाद और वहीं के कुछ अन्य शहरों से जुड़ी। ऐसी आशंका है कि कोरोना वायरस का एक खतरनाक रूप जिसे कोरोना एल कहते हैं और उसकी मारक क्षमता ज्यादा है, कोरोना वायरस का यह घातक स्वरूप इंदौर और गुजरात में हुई ज्यादा मौतों के लिए जिम्मेदार हो सकता है। इसलिए आज कोरोना वायरस परिवार का विश्लेषण करना जरूरी है। हम आपको भारत में फैले कोरोना परिवार के अलग अलग वायरस के बारे में आज बताएंगे। अच्छी खबर यह है जो लॉकडाउन से जुड़ी आपकी आशंकाओं का समाधान करेगी। आप सोच रहे होंगे पता नहीं कब तक लॉकडाउन में रहना पड़ेगा, इससे बाहर जाने का रास्ता क्या है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन से बाहर निकलने का गणित बताया। पीएम मोदी ने 3 घंटे तक 9 मुख्यमंत्रियों से चर्चा की है। पीएम ने आज कहा कि 1.5 महीने में हजारों जिंदगियां बचाई गई हैं, लेकिन आगे लंबी लड़ाई है। ज्यादा प्रभावित राज्यों में लॉकडाउन रहेगा। राज्य ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन बनाकर परिस्थितियों के हिसाब से छूट दे, लेकिन 2 गज की दूरी का पालन करना पड़ेगा। एनसीडीसी का आकलन था कि 16 मई तक हालात काबू में आ जाएंगे। फिर सिंगापुर ने 20 मई की तारीख दी। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि लॉकडाउन से बाहर जाने का गणित क्या है। एक अच्छी खबर यह भी है कि 85 जिलों में 14 दिन से कोई नया केस देश में नहीं आया और भारत का कोरोना रिकवरी रेट 22% से ज्यादा है। यानी संक्रमण के बाद 22% से ज्यादा लोग ठीक हो रहे हैं। हालांकि दुनिया में हालात चिंताजनक है। अप्रैल में कोरोना का ग्राफ तेजी से उठा है। 2 अप्रैल को 10 लाख मामले सामने आए थे। 15 अप्रैल को 20 लाख, 26 अप्रैल को कोरोना के मामले 30 लाख तक पहुंच गए। दुनिया भर में अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इन मौतों में इटली का शेयर बहुत बड़ा, वहां 26,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इटली ने 10 मार्च को लॉकडाउन शुरू किया था और अब वो ऐसे कठिन दौर में भी 4 मई को लॉकडाउन खोलने की तैयारी कर रहा है। इस पर भी हमारी नजर रहेगी। एक अच्छी खबर यह भी है कि दुनिया भर में अलग अलग देशों में चल रहे लॉकडाउन ने पृथ्वी की ओजोन परत के सुराख को भर दिया। ओजोन की यह परत हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। यानी लॉकडाउन में कुदरत कमाल का रिपेयर वर्क कर रही है। इसके अलावा भारत के 13 शहरों का AQI 50 से नीचे पहुंच गया है। महानगरों की हवा 50% तक साफ हो गई। और सबसे अच्छी खबर यह कि हमारे देश की आत्मा कही जाने वाली गंगा नदी साफ हो गई। इंसानों से गंगा में आने वाली गंदगी 34% कम हो गई। हरिद्वार में हर की पैड़ी का पानी पीने लायक हो गया। आज मेरी सहयोगी श्वेता सिंह ने हरिद्वार से इस पर रिपोर्टिंग की है। वो रिपोर्ट भी हम आपको आज दिखाएंगे। लेकिन खबरदार में सबसे पहले आज बात होगी कोरोना वायरस के परिवार की। केरल में सिर्फ 4 मौतें, जबकि अकेले इंदौर में 60 लोगों की मौत और गुजरात में 151 लोगों की मौत। अगर वायरस एक है तो उसके असर और उससे होने वाली मौतों में इतना फर्क क्यों है? इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। यह कहानी शुरू होती है वुहान से। चीन के नेशनल सेंटर फॉर बायो इंफॉर्मेशन ने एक स्टडी में 10,000 सैंपल्स के आधार पर वायरस के 4,300 बदलाव दर्ज किए थे। वहीं यह पता चला कि कोरोना के 3 प्रकार होते हैं, A, B और C। इन तीनों के बारे में हमने आपको खबरदार में बताया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस वायरस से सिर्फ 3 ही प्रकार है। भारतीय वैज्ञानिकों को लगता है कि कोरोना वायरस का परिवार कुछ ज्यादा बड़ा है। इस वायरस के कुछ रूप ऐसे भी हैं जिनकी ताकत का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। भारतीय वैज्ञानिकों के अनुमान का आधार था देश में अलग अलग मरीजों में अलग अलग रूप वाले कोरोना वायरस की मौजूदगी। जयपुर में संक्रमित मिले इटली के नागरिकों में मिला कोरोना वायरस चेक गणराज्य, स्कॉटलैंड, फिनलैंड, इंग्लैंड, स्पेन, शंघाई और आयरलैंड में फैले वायरस के जैसा था। जबकि दिल्ली के मरीज के संपर्क में आए आगरा के मरीजों में मिलने वाले वायरस का रूप नीदरलैंड, हंगरी, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील और स्विट्जरलैंड में फैले वायरस के जैसा था। इस बीच वैज्ञानिकों को भारतीय मरीजों में वायरस का 5वां बदलाव भी देखने को मिला। भारतीय मरीजों में अब तक 17 से ज्यादा देशों के वायरस मिल चुके हैं। इस बीच कोरोना वायरस के 2 नए रूपों को लेकर बहस चल रही है कि इनमें से कौन सा ज्यादा खतरनाक है। केरल में कोरोना S का संक्रमण फैला था, जबकि मध्य प्रदेश और गुजरात में कोरोना L का संक्रमण है। अब यह माना जा रहा है कि कोरोना L कोरोना S से ज्यादा खतरनाक है। इंदौर, गुजरात के शहरों और केरल के बीच जो फर्क है वो वायरस का फर्क है। अब यह समझते हैं कि कोरोना के अलग अलग रूप कैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग असर दिखा रहे हैं।
आप ये समझिए कि इस वायरस के परिवार के सदस्य कोरोना एल और कोरोना एस में अंतर क्या है। देश में कोरोना वायरस के 3 स्ट्रेन यानी 3 प्रकार पता चले हैं। इनमें 2 सबसे खतरनाक स्ट्रेन है, कोरोना एल और कोरोना एस। वुहान से आया वायरस एल स्ट्रेन है, इसे आप कोरोना एल भी कह सकते हैं। यही ज्यादा मारक है, इससे संक्रमित होने वाले मरीज की मौत जल्दी हो जाती है। कोरोना एस असल में कोरोना एल से ही बना है, यह कम खतरनाक है। केरल में ज्यादातर मरीज दुबई से आए थे और वहां कोरोना एस था जो कि कम खतरनाक है, शायद इसीलिए केरल में कम लोगों की मौत हुई। गुजरात में अमेरिका से आने वाले लोगों की संख्या अधिक थी, जहां पर कोरोना एल है, इसलिए गुजरात में मौतों का आंकड़ा बढ़ गया। देश में चीन, अमेरिका और यूरोप से कोरोना वायरस के अलग अलग रूप आए। यूरोप में फैला वायरस अमेरिका से थोड़ा कम खतरनाक बताया जाए। हालांकि दुनिया के अलग अलग देशों के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चाहे कोरोना एल हो या कोरोना एस, किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह बात सही है कि कोरोना एल ज्यादा खतरनाक है, लेकिन कोरोना एस भी जानलेवा साबित होता है। अगर किसी व्यक्ति में पहले से ही कोई बीमारी है तो कोरोना एस भी कोरोना एल की ही तरह जानलेवा हो सकता है। चीन के वुहान से फैले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में लाशों के ढेर बिछा दिए हैं, लेकिन कहीं इस वायरस का असर ज्यादा हुआ है तो कहीं कम। भारत में भी ऐसा फर्क देखने को मिल रहा है। गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कोरोना का कहर ज्यादा है तो केरल में कम। भारतीय वैज्ञानिक अपने स्तर पर जांच में जुटे हैं। राज्य भी अपने स्तर पर इस राज से पर्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनके यहाँ कोरोना का कौन सा रूप जानलेवा साबित हो रहा है। गुजरात कोरोना संक्रमण के मामले में देश में दूसरे पायदान पर है। यहाँ मरीजों की तादाद करीब 3300 पार कर गई है, जबकि 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ भी कोरोना के एक अलग तरह के रूप का पता चला है। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के एक वैज्ञानिक ने भी गुजरात में एल स्ट्रेन वाले वायरस की पुष्टि की है। डॉक्टर्स से चर्चा की तो बताया गया है कि 2 प्रकार के इस वायरस के स्ट्रेन हैं। एक एस स्ट्रेन जो उतना घातक नहीं है और दूसरा है एक एल स्ट्रेन जिसकी ज़्यादा एक विरुलेंट, जिसकी असर ज़्यादा होती है। तो इसकी भी एक अनुसंधान रिसर्च हमारे साइंटिस्ट कर रहे हैं और माना जा रहा है कि शायद इस स्ट्रेन गुजरात में है, इस वजह से ये थोड़ा इस तरह से मृत्यु के अंक भी बढ़ रहे हैं। गुजरात में बढ़ते मौत के आंकड़ों की वजह कोरोना का एल स्ट्रेन वायरस टाइप बताया जा रहा है। दरअसल ये एल स्ट्रेन वायरस टाइप एस स्ट्रेन वायरस टाइप से काफी ज्यादा ताकतवर है। ये वही वायरस है जिसने वुहान में कोहराम मचाया था। माना जा रहा है कि ये वायरस इतना स्ट्रांग है जिसकी वजह से लोगों को ठीक होने में ज्यादा वक्त लगता है। साथ ही जो लोग अस्पताल में हैं, उनकी मौत भी इसी की वजह से हो रही है। मध्य प्रदेश के हॉटस्पॉट इंदौर में भी कोरोना के नए रूप को लेकर स्टडी की तैयारियां जोरों पर है। वैसे पूरे राज्य में मरीजों की तादाद 2000 के पार पहुंच गई है। पूरे विश्व में यह पाया गया है कि कोरोना वायरस की अलग अलग जीन्स हैं जिनके स्ट्रेन्स अलग अलग हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में यह स्टडी की जानी है कि अलग अलग स्थानों के सैंपल्स लेके कि वो उनकी स्ट्रेन्स की स्टडी करेंगे, उसका कल्चर करेंगे, ऑटोमेटेड जीन एक्सट्रैक्शन करेंगे, जिसमें से इंदौर के, भोपाल के कई जगहों के सैंपल्स भेजे जाएंगे। इंदौर में कोरोना की वजह से हो रही मौतों के पीछे अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये मौतें कोरोना के ही एक घातक एल स्ट्रेन वायरस की वजह से हो रही है। फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए इंदौर से सैंपल पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजे गए हैं। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा कि आखिरकार इंदौर में कोरोना जो इतनी तेजी से अब तक बढ़ा है और इतने लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है, उसके पीछे कोरोना का कौन सा वायरस जिम्मेदार है। दरअसल कोरोना की जंग कई मोर्चों पर लड़ी जा रही है। एक तरफ चीन से आए वायरस से लोगों को बचाने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ रूप बदलते इस वायरस पर जल्द से जल्द रिसर्च कर इसका तोड़ निकालने की। आज तक ब्यूरो। आपको अच्छे से याद होगा कि WHO ने कोरोना के 3 प्रमुख लक्षण बताए थे।
लेकिन अमेरिका के CDC यानी सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने अब कुछ और लक्षणों को भी जोड़ दिया। पहले जो लक्षण बताए गए थे वो थे केवल बुखार, सूखी कांसी और थकावट, यानी कि आपको बुखार हो, खांसी हो, थकावट होती हो तो आप कोरोना की जांच के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन अब जो नए लक्षण बताए गए हैं उसमें ठंड लगना भी है, कंपकंपी के साथ ठंड लगना भी है, मांसपेशियों में अगर आपके दर्द हो रहा है, खिंचाव हो रहा है तो वो भी एक लक्षण हो सकता है, लगातार सिरदर्द रहना भी इसका एक लक्षण हो सकता है, गले में सूजन आना, स्वेलिंग हो जाना वो भी एक लक्षण हो सकता है, और अगर आपको स्वाद या गंध महसूस नहीं हो रही तो वो भी एक लक्षण हो सकता है। यानी कि कोरोना के अब केवल 3 लक्षण नहीं है, अब कुल मिलाकर 9 लक्षण कोरोना के हो चुके हैं। 3 लक्षण पहले के और 6 लक्षण नए। इस सब के बीच एक चिंताजनक बात यह भी है कि भारत में जो मामले पाए गए उनमें बड़ी तादाद ऐसे मरीजों की थी जिनमें कोई लक्षण ही नहीं था, जिन्हें असिम्प्टोमेटिक कहा गया। वैसे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 3 मई के बाद की रणनीति को तय करने के लिए आज पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो सबसे बड़ी बात संकेतों के जरिए बाहर आई वो ये कि भारत कोरोना के रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के आधार पर लॉकडाउन की एग्जिट रणनीति तैयार करने की योजना बना रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यों को अपने अपने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन तैयार करने के लिए कहा। पीएम मोदी का संकेत था कि हॉटस्पॉट्स यानी रेड जोन में 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहे। अब तक के लॉकडाउन के अनुभव पर मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लॉकडाउन के नतीजे सकारात्मक रहे हैं। देश ने पिछले 1.5 महीने में हजारों जिंदगियां बचाई हैं। आज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सिर्फ 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बोलने का मौका मिला। इनमें पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री, बिहार और गुजरात के मुख्यमंत्री शामिल हैं। तमिलनाडु, राजस्थान और झारखंड के मुख्यमंत्रियों ने भी अपनी बातें केंद्र के सामने रखी। आज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कम से कम 4 मुख्यमंत्रियों ने संपूर्ण लॉकडाउन को बढ़ाने की वकालत की। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तो 1 महीने के लिए लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में थे, जबकि अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री चरणबद्ध तरीके से अलग अलग तरह की पाबंदियों के साथ लॉकडाउन से बाहर आने के पक्ष में। तीन मई के बाद देश कोरोना से कैसे लड़े, मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस पर फैसला तो नहीं आया, लेकिन संकेत साफ आ गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राज्यों की कोशिश रेड जोन को ऑरेंज जोन और फिर उन्हें ग्रीन जोन में बदलने की होनी चाहिए। प्रधानमंत्री की इस बात के संकेतों को समझें कि राज्यों में कोरोना के रेड जोन यानी बेहद प्रभावित इलाकों में लॉकडाउन बरकरार रह सकता है। ऑरेंज जोन यानी जहां कोरोना के मामले तो हैं, मगर वो जगह हॉटस्पॉट नहीं है, वहां छूट मिल सकती है। और ग्रीन जोन यानी कोरोना मुक्त जगहों पर लॉकडाउन से राज्यों को छूट देने को कहा जा सकता है। लेकिन 3 मई के बाद की इस रणनीति को कैसे अमल में लाया जाएगा, इस पर अब तक तस्वीर साफ नहीं है। कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये चौथी वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन को छोड़कर बाकी राज्यों की सरकारों के मुखिया शामिल थे। केंद्र से तनातानी के बावजूद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 10 राज्यों के मुख्यमंत्री ने अपनी अपनी बात रखी। वैसे ओडिशा, मेघालय, गोवा लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में खुले तौर पर हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि लॉकडाउन पर फैसला केंद्र को करना है। कई और राज्य हैं जो आने वाले 2-4 दिनों में बनने वाले हालात का इंतजार कर रहे हैं। लॉकडाउन खत्म होने की बात उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि लॉकडाउन में ग्रीन जोन में हमको कैसे दिनचर्या करनी है क्योंकि काम भी होने हैं, ऑरेंज जोन में कैसे दिनचर्या करनी है क्योंकि काम भी होने हैं, रेड जोन में कैसे दिनचर्या करनी है। तो लॉकडाउन समाप्त होने का उन्होंने शब्द इस्तेमाल नहीं किया। आमचे म्हणणे असं की लॉकडाउन एक्सटेंड करतो म्हटल्यार इकॉनॉमिकल हे जे आसा एक्टिविटीज जे आसा विदीन द स्टेट इट शूड कंटिन्यू। बॉर्डर विल बी सील, बॉर्डर सील जावपाचे, बॉर्डर सील उरतल्यो। Most of the BJP rule chief minister said lockdown to continue, and they said the economic activity should be slowly started. लॉकडाउन के एग्जिट प्लान का फैसला हालात के मुताबिक तय होगा। ऐसे में कोरोना की चपेट में बुरी तरह आए राज्यों के लिए बड़ा संकट है।
सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां 8,068 केस और 342 मौतें हो चुकी है। इसके बाद हालात गुजरात में खराब हैं, जहां 3,301 केस और 151 मौतें हो चुकी हैं। दिल्ली में 2,918 केस और 54 मौतों का आंकड़ा है। राजस्थान में 2,185 मामले हैं और 33 मौतें हुई हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 2,096 केस और 103 मौतें हैं। यानी इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए 3 मई के बाद की रणनीति बनाना सबसे कठिन होगा। जाहिर तौर पर महाराष्ट्र चाहता है कि हॉटस्पॉट में कोई ढील ना मिले, यानी कम से कम मुंबई और पुणे में लॉकडाउन बढ़े। अपने ग्रीन जोन को खोलने पर अभी महाराष्ट्र फैसला नहीं कर सका है, तो यूपी जैसे राज्य भी दिल्ली से लगे अपने बॉर्डर सील करने जैसे कड़े फैसले ले रहे हैं। 3 मई से आगे के लॉकडाउन को लेकर असमंजस के बीच कुछ सकारात्मक नतीजे फैसला लेने में मदद दे सकते हैं। टोटल ऐसे 85 डिस्ट्रिक्ट हैं 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, जहां पर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। यह हम लोगों को जानना होगा, फॉलो अप करना पड़ेगा कि हम अपनी विजिल को कॉन्स्टेंटली उसी मोमेंटम से बनाए रखें, ताकि इन डिस्ट्रिक्ट की संख्या बढ़े और इन डिस्ट्रिक्ट में कोई नया केस ना आए। प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अर्थव्यवस्था पर भी खुलकर बात हुई। बैठक में मौजूद रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आर्थिक गतिविधियां ज्यादा समय नहीं रोकी जा सकती। कोरोना के खिलाफ लड़ाई लंबी है, हमें धैर्य पूर्वक लड़ना है। तो उधर राज्य अब अर्थव्यवस्था पर कुछ और ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत बता रहे हैं। सरकार के वित्तीय हालात और देश के लोगों के वित्तीय हालात एक जैसे ही हैं। सब काम धंधे बंद हैं, तो लोगों के पास टैक्स भी सरकार के पास टैक्स भी नहीं आ रहा है और सरकार से अपेक्षाएं भी हैं और खर्चे भी कोविड की वजह से बहुत बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार से जो आर्थिक अलग से कोई पैकेज था वो तो नहीं मिला है, जो इन्होंने बाकी राज्यों को दिया था वो भी नहीं मिला है। बाकी जो हमारे अपने सोर्सेज हैं उससे हम लोगों की तनख्वाहें दे रहे हैं और कोविड से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड सारे प्रोग्राम कर रहे हैं। लॉकडाउन, अर्थव्यवस्था जैसे सवालों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत को नए शब्दों में समझाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 गज दूरी का मंत्र अपनाना होगा। मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग अब हमारी जिंदगी का हिस्सा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में ये साफ कर दिया है कि लॉकडाउन से निकलने के लिए राज्य सरकारों को खुद से अपनी रणनीति बनानी होगी, क्योंकि ये लड़ाई लंबी चलनी है, इसीलिए सबको साथ मिलकर लड़ना होगा। लेकिन केंद्र सरकार के बनाए हुए कानूनों को मानना भी होगा और उनका पालन भी कराना होगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती बड़ा नुकसान कर सकती है। मुंबई से साहिल जोशी, दिल्ली से पौलमी साहा और आशुतोष के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। अब जरा आपको यह भी दिखा देते हैं कि इस वक्त दुनिया भर के हालात क्या हैं। भारत तो इस बात को लेकर रणनीति बना रहा है कि हम लॉकडाउन से बाहर निकलने की तैयारी करें, लेकिन ये पूरी दुनिया का नक्शा इस समय आपके सामने है, जिसके जरिए आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया में कहां, कितनी देर का, कितने दिन का लॉकडाउन है। जहां गहरा लाल रंग है वहां आंशिक लॉकडाउन आप देख सकते हैं, वहां पूर्ण लॉकडाउन है। और जहां हल्का पीला रंग है वहां आंशिक लॉकडाउन है। आप इस नक्शे के जरिए देख सकते हैं चीन में 77 दिन का लॉकडाउन रहा। अब जरा भारत के नक्शे को भी आप देख लीजिए कि कोरोना वायरस के हिसाब से भारत के जिलों को अगर आप देखेंगे कैसे अलग अलग जोन्स में बांटा गया है, तो आपको पता लगेगा कि लाल रंग में बड़े प्रकोप वाले हॉटस्पॉट जिले हैं। क्लस्टर्स वाले हॉटस्पॉट जिले पीले रंग में दिखाए गए हैं और क्लस्टर्स वाले गैर हॉटस्पॉट जिले नारंगी रंग में है और बिना संक्रमण वाले जिले हरे रंग में है। इसमें आपको एक बड़ा हिस्सा हरे रंग का दिखाई दे रहा होगा। ये 22 अप्रैल तक के आंकड़े हैं, जिनको देखने के बाद आपको थोड़ी सी राहत महसूस हो सकती है। और ये देखिए ग्राफ के जरिए राज्यों की स्थिति इस समय क्या है। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, इनको फिलहाल चिंताजनक स्थिति में कहा जा सकता है और साथ में मध्य प्रदेश, खासतौर पर इंदौर में जिस तरह की परिस्थिति हुई है, उसके अलावा ज्यादातर राज्यों में स्थिति नियंत्रण में नजर आने लगी है। से मौत की दर भारत का औसत 3.2% का है। महाराष्ट्र में लगभग 4.25% और गुजरात में यह औसत 4.5% से ज्यादा है, जबकि राजस्थान में मृत्यु का औसत कोरोना से
1.51% के आसपास है। तो अब ऐसे हालात में भारत क्या करे? 3 मई के बाद की रणनीति पर भारत में मंथन हो रहा है। दुनिया के कई और देश लॉकडाउन से बाहर आने की रणनीति बना रहे हैं। इन्हीं में से एक है इटली। जरा इटली का एग्जिट प्लान आपको आज देखना चाहिए। इटली में 4 मई से एक्सपोर्ट से जुड़ी कंपनियां और पब्लिक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे। इलाके में एक दूसरे के घर आना जाना किया जा सकेगा, लेकिन दूसरे इलाकों में आवाजाही नहीं हो पाएगी। छोटी दुकानें और बाजार भी नहीं खुलेंगे, मगर पार्क और पब्लिक गार्डन खोल दिए जाएंगे। सीमित तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी खुलेगा। 18 मई से दूसरे फेज में म्यूजियम, लाइब्रेरीज और गैलरीज खुल सकेंगी। तीसरे फेज में 1 जून से बार, रेस्टोरेंट्स और हेयर ड्रेसर खुलेंगे और चौथे फेज में सितंबर से स्कूल और शैक्षणिक संस्थाएं खुल पाएंगी। ये इटली का प्लान है। और साथ ही साथ आपको सिंगापुर का भी प्लान बता देते हैं। लॉकडाउन पर एग्जिट रणनीति को लेकर पूरी दुनिया में बहस चल रही है। सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन ने एक अनुमान लगाया कि कोविड-19 का कहर अलग अलग देशों में जल्दी खत्म होने वाला है। भारत के लिए उनकी भविष्यवाणी है कि यहां भी कोरोना का कहर खत्म हो जाएगा। इस भविष्यवाणी के लिए सिंगापुर की इस यूनिवर्सिटी ने अलग अलग देशों के संदिग्ध, संक्रमित और स्वस्थ होने वाले मरीजों के मॉडल को लिया और उन आंकड़ों का विश्लेषण किया। साथ ही अलग अलग देशों में महामारी ने जिन अहम तारीखों पर नया मोड़ दिया, उसके आधार पर उसने भविष्यवाणी की है। जहां तक भारत की बात है तो केंद्र सरकार भी कह चुकी है 16 मई तक लॉकडाउन का पालन किया जाए तो कोरोना वायरस के नए केस नहीं आएंगे, कर्व को फ्लैट किया जा सकेगा। लॉकडाउन की वजह से आप भले ही बंधन महसूस कर रहे हो, लेकिन इस दौर में कुदरत का रिपेयर वर्क चल रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि पृथ्वी को सूर्य के हानिकारक रेडिएशन से बचाने वाली ओजोन लेयर का छेद भर गया। अप्रैल की शुरुआत में वैज्ञानिकों को उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल के ऊपर स्थित ओजोन लेयर में एक 10 लाख वर्ग किलोमीटर का छेद दिखा था। यह इतिहास का सबसे बड़ा छेद था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से प्रदूषण कम हुआ और यह छेद भर गया। आपको बता दें कि धरती के ऊपर 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक के बीच के हिस्से में ओजोन लेयर की एक परत रहती है, जो धरती पर मौजूद जीवन को सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। ओजोन लेयर पर अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों की सलाह है कि लॉकडाउन में यह चमत्कार तो हो गया, लेकिन इसे बनाए रखने के लिए हमें प्रदूषण कंट्रोल करना होगा, ताकि वायुमंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन के स्तर को कम किया जा सके। इससे ओजोन लेयर बची रहेगी और पृथ्वी के तमाम जीव सुरक्षित रहेंगे। तो लॉकडाउन को लागू हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। भारत में लोग घरों में बंद हैं, बड़े पैमाने पर औद्योगिक इकाइयां ठप हैं और आम वाहनों की आवाजाही पर भी रोक है। यह बहुत बड़ी कीमत है जो भारत चुका है। लेकिन इसका सकारात्मक पहलू यह है कि भारत के ज्यादातर शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर काफी नीचे चला गया। इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़ों का विश्लेषण किया और पाया कि 25 मार्च से 25 अप्रैल के बीच भारत में किसी भी शहर में हवा की गुणवत्ता खराब स्तर तक नहीं पहुंची, यानी AQI 200 या इससे ज्यादा नहीं हुआ। और अगर बात भारत के महानगरों की करें तो दिल्ली में हवा की गुणवत्ता पिछले साल के मुकाबले 50% बेहतर हो गई। इसी तरह मुंबई में हवा की क्वालिटी 27% बेहतर हो गई। बेंगलुरु में AQI 51% तक गिर गया और चेन्नई में 35%, हैदराबाद में 32% तक AQI गिर गया। ऐसे ही कोलकाता में भी हवा की क्वालिटी में सुधार हुआ है और कोलकाता में हवा की क्वालिटी 20% पहले के मुकाबले बेहतर हो गई। हमारी डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने लॉकडाउन के दौरान भारत के 67 शहरों के आंकड़े इकट्ठा किए और पिछले साल के आंकड़ों से इसकी तुलना की। 2019 में इनमें से एक भी शहर ऐसा नहीं था जिसकी हवा की गुणवत्ता का स्तर अच्छा रहा हो और AQI 50 से नीचे। इस साल 13 शहर ऐसे हैं जहां हवा की गुणवत्ता का औसत 50 से नीचे है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में
हवा की गुणवत्ता का औसत 39 पर आ गया। पिछले महीने प्रदूषण इतना कम हो गया था कि हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं जालंधर से दिखाई देने लगी थी। पंचकुला, रूपनगर, लुधियाना, पटियाला, खन्ना और मंडी गोविंदगढ़ जैसे पंजाब के औद्योगिक क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान AQI 50 के नीचे है। इसके अलावा अमरावती, चेन्नई और केरल के कोझिकोड और कोच्चि में भी AQI 50 के नीचे है। देश में 15 शहर ऐसे हैं जिनके AQI में 50% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई और 15 शहरों में लुधियाना, अहमदाबाद, औरंगाबाद, यमुनानगर, नोएडा, नारनौल, मानेसर, गाजियाबाद, अमृतसर और बेंगलुरु शामिल हैं। और सिर्फ AQI नहीं, भारत में उपग्रह से ली गई तस्वीरों की तुलना करने पर यह सामने आया कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्तर में भी गिरावट आई है। तो लॉकडाउन में सिर्फ हवा ही नहीं, हमारी नदियां भी साफ हो गई हैं। हरिद्वार में गंगा का पानी बिना फिल्टर के पीने लायक हो गया। हरिद्वार में गंगा में इंसानों से फैलने वाली गंदगी में 34% की कमी आई है। हरिद्वार में गंगा कैसे निर्मल हुई, इस पर आज तक संवाददाता श्वेता सिंह ने यह स्पेशल रिपोर्ट भेजी है। पहाड़ों पर अपने उद्गम स्थल से जब गंगा नदी नीचे की ओर आती है तो ऋषिकेश वो पहला पड़ाव है जब पहाड़ों को छोड़कर वो समतल जमीन पर आती है। इसीलिए यहाँ पर आपको आवेग बहुत दिखेगा। यहाँ पर पानी के प्रदूषण की वैसी समस्या नहीं रही है, गंगा जल यहाँ पर स्वच्छ रहा है, लेकिन चूंकि अलग अलग इलाकों से, चाहे वो आश्रम हो जाए या फिर देहरादून से आने वाला जो सीवेज का पानी हो जाए, जो दूसरी नदी में मिलता है जो गंगा की सहायक नदी है, तो उस कारण यहाँ के जल को भी B श्रेणी का माना गया। अब पानी को की स्वच्छता को मापने के लिए अलग अलग श्रेणियों में उसे बांटा जाता है, लेकिन आज की तारीख में जो स्टडीज की गई हैं उसके हिसाब से जो गंगा जल है ऋषिकेश में वो A श्रेणी में आ रहा है। अब A श्रेणी में इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर कोलिफॉर्म की जो मात्रा है इसमें कम है और साथ में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो काफी बढ़ चुकी है। ये कहा जा रहा है कि आप आराम से बस डिसइंफेक्टेंट के इस्तेमाल के बाद यहाँ के पानी को ग्रहण कर सकते हैं। वैसे भी श्रद्धावश लोग हमेशा से गंगा जल से आचमन करते ही आए। हम इस समय हरिद्वार में हैं और हरिद्वार में भी अगर आप गंगा जल को देखेंगे तो आपको आम दिनों से ज्यादा स्वच्छ गंगा जल नजर आएगा। अंतिम पत्थर तक आप यहाँ पर देख सकते हैं अपनी आंखों से, बावजूद इसके कि इस समय आसमान में बादल हैं और बरसात भी यहाँ पर हुई है। लेकिन सिर्फ ये एक मन का भाव नहीं है, दरअसल जो प्रदूषण मापने की तमाम एजेंसियां होती हैं उन्होंने भी माप कर कहा है कि जल की सेहत में सुधार हुआ है। पंडित जी, आप यहाँ पर हमेशा से, गंगा आरती तो अभी भी लगातार जारी है, लोग बस नहीं आ सकते हैं, लेकिन उस श्रद्धा के साथ दिल को कितनी प्रसन्नता होती है जब गंगा जल को आप थोड़ा और स्वच्छ देखते हैं। बिल्कुल स्वच्छ गंगा जी का जल है समय। पहले तो नदी नाले कोई नहीं डलते हैं, इसलिए इतिहास में भी पहली बार ऐसा देखा है। आप लोगों ने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिशें की, बहुत सारे अनशन हुए, जो अलग अलग आश्रमों में जो स्वामी जी लोग थे उन लोगों ने किए, प्राण त्यागे सबने, और आज लॉकडाउन के 1 महीने गुजरने के बाद गंगा इतनी स्वच्छ। लॉकडाउन के बाद ही इतना स्वच्छ जल है गंगा जी का, उससे पहले नहीं कभी कोई भी कितना भी कर पाया। स्वयं गंगा ने अपने आप ही अपने आप को स्वच्छ कर लिया। तो स्वच्छता, अविरलता, निर्मलता, ये 3 चीजें कही जाती हैं। स्वच्छता के लिए घाटों का भी पक्का निर्माण हुआ। अविरलता तो खैर चूंकि बहुत सालों पहले बांध बन गए और बराज का निर्माण हो गया, तो अविरलता में बाधा जगह जगह पर दिखी, लेकिन निर्मलता जो है जल की, वो पहली बार ऐसा लग रहा है कम से कम लोगों को अपने जीवन काल में कि गंगा को इतना निर्मल देख पा रहे हैं।
श्वेता सिंह, हरिद्वार, आज तक। मैं भी हरजीत सिंह। अपने बहादुर साथी हरजीत सिंह के लिए पंजाब पुलिस के हर एक अफसर और जवान ने आज इस एहसास को जिया। पंजाब के डीजीपी के निर्देश पर पंजाब पुलिस के हर पुलिसकर्मी ने अपनी नेम प्लेट पर हरजीत सिंह का नाम लिख लिया। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी पुलिसकर्मी को ऐसा सम्मान दिया गया। लॉकडाउन का पालन कराने में जुटे हरजीत सिंह पर पटियाला में निहंगों के ग्रुप ने जानलेवा हमला किया था। उस दौरान हरजीत सिंह का हाथ कट गया था, जिसे बाद में ऑपरेशन से जोड़ा गया था। तो हरजीत सिंह अब पूरी तरह से ठीक हैं। उनका सर्जरी के जरिए जोड़ा गया हाथ अब काम भी कर रहा है और उनके सम्मान में पंजाब पुलिस के 80,000 जवानों ने और अधिकारियों ने आज उनके नाम का बैच लगाया। और अब आपको दिखाते हैं एक अद्भुत तस्वीर, कैसे कोरोना से जंग जीत कर आए एक पुलिस ऑफिसर को महाराष्ट्र पुलिस सैल्यूट कर रही है। यह तस्वीर मुंब्रा की है। मधुकर कार्ड नाम के पुलिस अधिकारी को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया तो उनकी पूरी टीम ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। यह सीन वाकई भावुक कर देने वाला सीन था। और इसी के साथ खबरदार में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।